सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 9 विशेष संस्कृत की कक्षा है। इसमें अपन अपने सिलेबस के अनुसार उच्चारण स्थान के बारे में जो है अपन पढ़ेंगे। किसी भी भाषा के अंदर उच्चारण का एक अपना महत्व होता है। यदि उच्चारण सही नहीं हो तो भाषा में अशुद्धता आती है, और अशुद्धता किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए उच्चारण का अपना महत्व है। इसमें उच्चारण के लिए ये भी जानना जरूरी है कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होना चाहिए। यदि ये नहीं पता हो तो भी जो उच्चारण है वो अशुद्ध माना जाता है। हर किसी को जो है पता नहीं रहता कि कौन सा उच्चारण कहाँ से उच्चरित करे, या उसके ज्ञान के अभाव में जो है बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। तो उसको लेकर ही अपने आज पहला जो टॉपिक है अपना वो है उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान। तो सभी जो वर्ण हैं वो सभी वर्ण का जो उच्चारण होता है वह मुख से होता है। सभी को पता है कि सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता ली जाती है, उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता ली जाती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता ली जाती है, मान लो कंठ की सहायता ली जाती है, तालु की ली जाती है, मूर्धः की ली जाती है, तो वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब इन सभी वर्णों का जो उच्चारण है वो, या उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान 10 प्रकार से जो होता है, 10 उच्चारण स्थान ऐसे हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण होता है। शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी पहचान, इनको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले 10 उच्चारण जो स्थान हैं उनमें सबसे पहले आता है कंठ। सबसे पहले क्या आता है? कंठ। कंठ से उच्चारण किसका होता है? देखो, कंठ से उच्चारण होता है जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। इसमें आ जो हवा है वो सीधी कंठ से आती है। तो आ प ख ग घ ण और विसर्ग ह से विसर्ग का उच्चारण करते हैं। ये सब उच्चारण जो ये सब इन वर्णों का सभी का उच्चारण कंठ है। अब नंबर 2 पे आता है तालु। जीभ से ऊपर वाला जो भाग है वो तालु कहलाता है। तालु से इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु। इनमें वर्णों को अलग करेंगे तो ई ई हवा जो कंठ से ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है तालु से स्पर्श करते हुए, तो ई च छ च छ ज झ य और य और श ये तालु, इनका उच्चारण होता है तालु से। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है मूर्धा। मूर्धा दांत, तालु ऊपर वाला जो भाग है और दांत जहाँ से बाहर निकल रहे हैं उसके बीच वाला जो भाग है, तो ऊपर वाला जो तालु दांत जहाँ से निकल रहे हैं उसके बीच वाला जो भाग है वो मूर्धा। ऋटुषाणाम मूर्धा,
ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा इसमें री, देखो री जहाँ पे जीभ स्पर्श कर रही है, जहाँ हवा को रोक रही है, मूर्धा है। तो री ट ठ ड ड ण और र और श, ये मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान आता है मूर्धा। इसके बाद में दंत, दांत से स्पर्श करते हुए जिनका उच्चारण है वो, उनका उच्चारण स्थान होगा, वर्णों का उच्चारण स्थान होगा दंत। जैसे लितुलसानां दन्तः, लितुलसानां दन्तः। लि त थ द ध न ल स, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है। इसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ होठ, होठ से स्पर्श करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह ओष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसे उपपद्मानीयानाम ओष्ठ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, प ह, देखो पहले दोनों होठ बंद हो रहे हैं, उसके बाद में खुल रहे हैं, तो ये उ प ह ब, बिना होठों को मिलाए हुए इनका उच्चारण नहीं होगा। आप खुले मुख से देखिए इनका उच्चारण करें तो नहीं होगा। उ प ह ब भ और म, म, ये हो गया आपके उच्चारण स्थान में ओष्ठ के, ओष्ठ के उच्चारण ये वर्ण हो गए। इसके बाद में नासिका, नाक, मुख और नाक, मुख और नाक, इनमें नाक के साथ साथ मुख की सहायता भी ली जाती है, तो ये इनका उच्चारण फिर हो जाता है नासिका। ठीक है। जैसे य म न न यम, यम गणनानां नासिका, यम गणनानां नासिका, यम म न और न और अनुस्वार, और अनुस्वार, ये इनका उच्चारण स्थान है। य म न और अनुस्वार, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ठीक है। तो ये जो वर्ण आ रहे हैं न, यहाँ पे इनका उच्चारण नासिका भी है, और इन सब में जैसे कंठ तालु, कंठ तालु मूंधा दंत ओष्ठ, इनका पांचवा वर्ण जो आता है वो भी, ये भी इसमें आता है, लेकिन इनका उच्चारण यहाँ पे जो रहेगा वो तो रहेगा, जैसे कंठ का ये, तालु का ये, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो इनका उच्चारण नासिका हो जाएगा, नासिका में। सिर्फ इसमें स्वर भी आ गए, जैसे कंठ में आ गया ए आ, तालु में आ गया ई, मूर्धा में आ गया, मूर्धा में आ गया री, दंत में आ गया ली, और ओष्ठ में आ गया ऊ या ऊ। ये जो है इनका उच्चारण हो गया। तो ये अभी जो है वो 6 प्रकार के जो है उच्चारण स्थान जो है अपन ने पढ़े हैं, इनका अच्छी तरह से अभ्यास करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना शुद्ध उच्चारण के जो है भाषा में सुंदरता नहीं आती है, भाषा में सुंदरता नहीं आती है, और सुनने में भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो होता है, उसी उच्चारण स्थान के आधार पर जो है उच्चारण किया जाए तो उच्चारण भी शुद्ध होता है, उच्चारण में शुद्धता भी आती है, और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। इसलिए ये 6 उच्चारण स्थान जो है आज हमने पढ़े हैं। 10 होते हैं, 10 में से अपन ने 6 पढ़े हैं, और इसके अलावा जो है बाकी जो उदाहरण हैं वो पढ़े।
कल पढ़ेंगे। आपको इनको उच्चारण स्थानों को याद भी करना है और इनको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में भी करना है। एक बार इनको देख सकते हैं, ऐसे इसमें देख के भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक देखा था कल, दोषों में अपूर्णता या दोष चल रहा था। ठीक है, मुख्य रूप से दो दोष देखे थे, बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष डिटेल में देखा था। तो बिंदु दोष को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। कौन कौन से? स्टोइकियोमेट्री, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट हो गया था। अनायनिक दोषों में कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, कौन कौन से? रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। फिर बात की थी और आयनिक दोष में बात कर रहे थे तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। ठीक है, सेकंड दोष देखा था अशुद्धता दोष, कि किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में क्या मिला दी जाए? अशुद्धि मिला दी जाए। ठीक है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? अशुद्धता दोष उत्पन्न होगा। फिर बात कर रहे थे तीसरा दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, कल देखा था नॉन स्टोइकियोमेट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या कह सकते हैं असमीकरणमितीय दोष। बात कर ली थी कल नॉन स्टोइकियोमेट्री के लिए। क्या कहा था कि नॉन स्टोइकियोमेट्री में दोष युक्त होने पर क्रिस्टल का जो धनायन विनायन का अनुपात है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहती है। बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? 2 पार्ट में। फर्स्ट कौन सा था? धातु आधिक्य दोष और सेकंड था धातु न्यूनता दोष। ठीक है, फर्स्ट था धातु आधिक्य दोष और सेकंड था धातु न्यूनता दोष। फर्स्ट की बात करें धातु आधिक्य दोष की। धातु आधिक्य में सिंपल में कॉन्सेप्ट देंगे तो धातु आधिक्य, धातु अधिक मात्रा में धातु किसका निर्माण करेगी? इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन का। ठीक है, यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन का अनुपात अधिक हो। ठीक है, ये ऋणायन क्या हो जाए? क्रिस्टल से बाहर चले जाए। तो धातु आधिक्य दोष को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भाग में। और धातु न्यूनता को भी कितने भाग में बांट सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं 2 भाग में। धातु आधिक्य दोष की बात करें तो धनायन की रिक्तता 2 प्रकार से भी हो सकती है। फर्स्ट देखें तो एक तो ऋणायनी रिक्तिका के कारण, ऋणायनी रिक्तिका के कारण। ऋणायनी रिक्तिका के कारण यानी किसी भी क्रिस्टल में से, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें से ऋणायन क्या हो जाए? क्रिस्टल से बाहर चला जाए। किसका आधिक्य हो जाएगा? धनायन का। कौन सा दोष? धातु आधिक्य दोष। सेकंड बात करें धातु आधिक्य दोष की तो अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो? अंतराकाश में। अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो? अंतराकाश में। इससे ही धनायन की जो अनुपात हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो ऋणायन रिक्तिका के कारण। ठीक है, यदि ऋणायन रिक्तिका से ऋणायन क्या हो जाए? क्रिस्टल से बाहर चला जाए। ठीक है, तो जो रिक्तिका बनी तो किस कारण बन रही है? ऋणायन के कारण। तो रिक्तिका क्या कहलाएगी? ऋणायनी रिक्तिका। फिर बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, दूसरे प्रकार के धातु आधिक्य दोष की। तो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो? अंतराकाश में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? धातु आधिक्य दोष। पहले धातु आधिक्य दोष देखते हैं, फिर देखेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कौन सा? ऋणायनी रिक्तिका के कारण। ऋणायनी रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। और सेकंड देखेंगे अंतराकाश में
तथा इनकी उपस्थिति के कारण। ठीक है, फर्स्ट की बात करें ऋणायन रिक्तिका के कारण, तो कोई भी आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस के किसी भी क्रिस्टल की बात करें और प्लस माइनस माइनस प्लस इसकी आदर्श व्यवस्था अवयवीकरणों की ये किसी भी ठोस का क्रिस्टल, ये उसके कणों की आदर्श व्यवस्था अवयवी कणों की आयनों की ठीक है, किसी भी ठोस का क्या है क्रिस्टल है, व्यवस्था कैसी आदर्श व्यवस्था है, नियमित रूप से व्यवस्था है। अब यदि इसमें से कोई ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर कहां चला जाए, बाहर चला जाए, ठीक है, ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तो किसका निर्माण होगा, रिक्तिका का। किसका निर्माण हो गया, रिक्तिका, रिक्ति स्थान। किसके कारण उत्पन्न हो रही रिक्तिका, ऋणायन के कारण, तो ये रिक्तिका क्या कहलाएगी, ऋणायनी रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका कहलाएगी, ऋणायनी रिक्तिका। अब यहाँ धनायन ऋणायन का अनुपात तो परिवर्तित होगा, क्योंकि एक ऋणायन क्या हो गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, कौन सी रिक्तिका उत्पन्न होगी, ऋणायनी रिक्तिका। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन जब बाहर जाएगा क्रिस्टल से, तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस रिक्तिका में। ठीक है, ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस रिक्तिका में। ठीक है, तो ऋणायन तो क्रिस्टल से बाहर चला गया, धनायन का आधिक्य हो गया, रिक्तिका कौन सी, ऋणायनी रिक्तिका। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी रिक्तिका में छोड़ देगा, इससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। अब ऋणायनी रिक्तिका में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिकों में क्या दिखाई देंगे, रंग दिखाई देंगे। ठीक है, तो जब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, रिक्तिका में, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। फिर बात करें इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिकों में क्या दिखाई देंगे, रंग दिखाई देंगे। ठीक है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को क्या कहेंगे, एफ केंद्र। क्या कहेंगे, एफ केंद्र। और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, NaCl के क्रिस्टल का, NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग क्यों दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सी बार कि NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग किस कारण दिखाई देता है, तो रीजन यही आएगा। ठीक है, NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग किस कारण दिखाई देगा, F केंद्र के कारण। NaCl का क्रिस्टल है, जब उसमें ऋणायनी रिक्तिका उत्पन्न होगी तो वो अपना ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, अपने रिक्तिका में, अपने स्थान में। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl के क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे, पीले दिखाई देंगे। ठीक है, तो यौगिकों में रंग किसके कारण दिखाई देगा, यहाँ पर इस F केंद्र के कारण। क्लियर है, एक बार और देखिए शॉर्ट में। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जब अपने स्थान से बाहर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ धनायन ऋणायन का अनुपात तो परिवर्तित होगा, लेकिन ये ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस रिक्तिका में। ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये यौगिक क्या दिखाई देगा, यौगिकों में क्या दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा, जैसे NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग। फिर बात करें अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। ठीक है, अंतराकाश की परिभाषा बता चुकी पहले क्लास में कि चार गोलों के बीच का जो रिक्ति स्थान है, ठीक है, ठोस है, ठोस को कितने लिमिट संकुलित किया जाए, कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या उपस्थित रहेगा, रिक्ति स्थान। ठीक है, तो चार गोलों के बीच का रिक्ति स्थान क्या कहलाएगा, अंतराकाश। इस अंतराकाश में क्या आ जाए, अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो। ठीक है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो, उससे भी कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु आधिक्य दोष। ठीक है, देखिए किसी भी क्रिस्टल की व्यवस्था, ये किसी भी क्रिस्टल की, ठोस के क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था अवयवी
किसी भी अंतराकाश में एक अतिरिक्त क्या आ जाए, धनायन। तो अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण भी कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष। तो जब किसी क्रिस्टल में अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन जुड़ जाता है या उपस्थित होता है, उससे भी कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, धातु आधिक्य दोष। अब यहाँ विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन का अनुपात तो परिवर्तित हो सकता है, हो चुका है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, लेकिन विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहेगी। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे क्रिस्टल कैसा रहेगा, हमेशा विद्युत रूप से उदासीन रहेगा। तो धातु आधिक्य दोष की बात की, ठीक है, दो प्रकार का, किस कारण से उत्पन्न होगा, एक तो ऋणायन रिक्तिका के कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ऋणायन रिक्तिका में क्या देखा था कि किसी भी क्रिस्टल में से ऋणायन बाहर चला जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाएगा, अपने स्थान पर। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को क्या कह रहे थे, F के अंदर, जिसके कारण यौगिकों में क्या दिखाई देगी, रंग दिखाई देगी। फिर बात करें अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, तो किसी भी क्रिस्टल में अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने पर भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या जोड़ दिया जाएगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। फिर बात करेंगे सेकंड दोष की, धातु न्यूनता दोष। सेकंड दोष की बात करें, धातु न्यूनता दोष, ठीक है, देखा था धातु आधिक्य दोष। सेकंड दोष की बात करें, धातु न्यूनता दोष की। तो धातु न्यूनता दोष में कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार। फर्स्ट की बात करें तो अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। सेकंड देखेंगे धनायन रिक्तिका के कारण, धनायन रिक्तिका के कारण। धातु आधिक्य में देखा था एक तो ऋणायन रिक्तिका के कारण, वैसे धातु न्यूनता में भी किसके कारण होगा, धनायन रिक्तिका के कारण, ठीक है, धनायन की अनुपस्थिति के कारण। एक किसी कारण का अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, वहां अंतराकाश में क्या था, अतिरिक्त धनायन। तो धातु आधिक्य धातु न्यूनता दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत चल रहे हैं। वहां ऋणायन रिक्तिका के कारण उत्पन्न हो रहा था, ये किस कारण हो रहा है, धनायन रिक्तिका के कारण। देखेंगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। वहां किस कारण उपस्थित था, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। यहाँ किस कारण है, अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो बात करें पहले अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो किसी भी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था ठीक है, किसी भी ठोस के क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था, ठीक है, अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो जब किसी क्रिस्टल की अंतराकाश में क्या उपस्थित हो, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। अब विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ क्या होगा कि कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, ठीक है, क्रिस्टल का आदर्श व्यवस्था की, लेकिन अंतराकाश में क्या उपस्थित हो गया, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। अब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर ले, +1 की वृद्धि कर ले। तो कोई भी धनायन इसके वाला ले, ये +1 की जगह कितना हो जाएगा, +2, कितने ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा, +2 दर्शाएगा, जिससे क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु न्यूनता दोष। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीजन अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, +1 से कितना हो गया, +2। सेकंड बात करें धनायन रिक्तिका के कारण। तो किसी भी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था
ठीक है, किसी भी ठोस के क्रिस्टल की बात करें, आदर्श व्यवस्था है। अब धनायन युक्ति का कारण, यहाँ से धनायन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के ठोस की आदर्श व्यवस्था के क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में से धनायन क्या हो जाए, बाहर चला जाए, कौन सी रिक्ति का उत्पन्न हो जाए, धनायन रिक्ति का। तो यहाँ से धनायन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये रिक्तिका कौन सी, धनायन रिक्तिका। क्या कहलाएगी रिक्तिका, धनायन रिक्तिका। अब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, या फिर अतिरिक्त धनायन को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो दो कंडीशन, क्या कहा पहले, तो किसी भी क्रिस्टल में से धनायन क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, कौन सी रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, धनायन रिक्तिका। कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यूनता दोष। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या तो कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर ले, वृद्धि कर ले, मान लो +1 की जगह कितना हो जाए, +2, या अतिरिक्त धनायन क्या किया जाए, क्रिस्टल में जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ कोई भी धनायन क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर रहा है और क्रिस्टल कैसा हो रहा है, विद्युतीय रूप से उदासीन हो रहा है। तो ये बात की धातु न्यूनता दोष की, अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और धनायन रिक्तिका के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जब अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो धातु न्यूनता दोष, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। +1 से कितना हो गया, +2। सेकंड देख लेते हैं धनायन रिक्तिका के कारण कोई भी धनायन क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन विद्युतीय रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए क्रिस्टल को दूसरे धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, या अतिरिक्त धनायन कहाँ जोड़ा जाए, क्रिस्टल में जोड़ा जाए। ठीक है, ये दोषों में अपूर्णता या दोष, टॉपिक कंप्लीट होता है। रिकेप कर लें एक बार वापस, दोषों में अपूर्णता या दोष कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था वापस, 3 पार्ट में, स्टोइकियोमेट्री, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे थे तो धनायन अनायन का अनुपात क्या था, सही रहेगा, दोष युक्त होने पर भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 में, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। अनायनिक दोषों में, आयनिक दोषों में बात करेंगे तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष। अशुद्धता दोष एक ही प्रकार का था कि किसी भी क्रिस्टल में क्या मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्री की बात की तो कितने प्रकार की बात किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, 2 प्रकार थे, एक तो धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था, 2 प्रकार से उत्पन्न हो रहा था। कौन कौन सा, एक तो ऋणायन रिक्तिका के कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। फिर देखा धातु न्यूनता दोष, ये भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कैसे उत्पन्न हो रहा है, एक तो धनायन रिक्तिका के कारण और एक अंतराकाश में क्या आ जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता वाला दोष। फिर देखेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण, दोष वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठोसों के विद्युतीय गुण या ठोसों में विद्युतीय गुण, चालकता के गुण की बात, चालकता के गुण की बात करें। ठोसों में विद्युतीय गुण की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को विद्युतीय गुणों के आधार पर या कहें चालकता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, चालक, जानते सभी छोटी क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, चालक, कुचालक और एक अर्धचालक। ठीक है, चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, 3 भागों में विभाजित कर दिया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक किसे कहेंगे, जो छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वे ठोस जिनमें विद्युत का चालन आसानी से हो। ठीक है, क्या कहलाएंगे, चालक। जिन ठोसों में विद्युत का चालन नहीं होता क्या कहलाएंगे, कुचालक। अर्धचालक की बात करें तो जिन ठोसों में शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता लेकिन ताप बढ़ाया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, तो वो ठोस क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ठोस क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। ठीक है, तो चालकता के आधार पर ठोस को कितने भागों में
अर्धचालक, ठीक है। ठोसों की चालकता को कौन से सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है? आणविक बैंड सिद्धांत के अनुसार। 11वीं में पढ़ा था आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ा था। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत। उसी को यहाँ क्या नाम दे दिया? आणविक बैंड सिद्धांत, आणविक बैंड सिद्धांत, ठीक है। MOT में क्या पढ़ा था आणविक कक्षक सिद्धांत में? कि दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक, मान लो दो परमाणु कक्षक हैं, ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर, अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षकों का। किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षकों का। तो ये तो क्या थे? परमाणु कक्षक। ये दोनों क्या है? परमाणु कक्षक। तो दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर, अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षकों का। किसका निर्माण कर रहे हैं? आणविक कक्षकों का। जितने परमाणु कक्षक होंगे, दो परमाणु कक्षक थे तो आणविक कक्षक भी कितने होंगे? दो ही होंगे। 6 परमाणु कक्षक है तो आणविक कक्षक भी कितने होंगे? 6 होंगे। आणविक कक्षक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। बात की 11वीं में वो MOT देख रहे हैं। तो आणविक कक्षक भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट तो कौन सा? जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो? कम, वो तो क्या कहलाते हैं? आबंधित आणविक कक्षक, आबंधित आणविक कक्षक। और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो? अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिबंधित आणविक कक्षक। क्या कहलाएंगे? प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इनको किससे रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा से। और इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिग्मा स्टार से, ठीक है। तो ठोसों में चालकता के गुण को, विद्युतीय गुण को कौन से सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं? आणविक बैंड सिद्धांत। आणविक बैंड सिद्धांत में MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, कि जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तो उतनी ही संख्या में किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षकों का। आणविक कक्षक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है, क्या कहलाते हैं? आबंधित आणविक कक्षक। और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? प्रतिबंधित आणविक कक्षक, ठीक है। अब बात करें बैंड सिद्धांत में, थोड़ा सा अलग क्या है? ये तो बात की MOT की। बैंड सिद्धांत में ये एक्सप्लेन करता है, ये समझा रहा है कि जब परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं या अतिव्यापित होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? 2 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, आबंधित और प्रतिबंधित आणविक कक्षकों का, ठीक है। यदि आबंधित और प्रतिबंधित जो आणविक कक्षक हैं, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या हो? बहुत कम हो, तो ये किसके रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं? पट्टिकाओं के रूप में। इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम हो तो ये किसके रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे? पट्टिकाओं के रूप में। और ये पट्टिकाएं क्या कहलाती है? बैंड कहलाती है। ये पट्टिकाएं क्या कहलाती है? क्या नाम दे दिया? बैंड कहलाती है। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आणविक बैंड सिद्धांत। तो परमाणु कक्षक संयोग करके अनेक प्रकार के या 2 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन आणविक कक्षकों का ऊर्जा अंतराल यदि कम है तो किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? पट्टिकाओं के रूप में। इन पट्टिकाओं को क्या कहते हैं? बैंड। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आणविक बैंड सिद्धांत कहलाता है। जो कक्षक पूर्ण भरे हैं, ठीक है। अब बात करें जो आणविक कक्षक है पट्टिकाओं के रूप में है, बैंड है, ठीक है। तो जो कक्षक या बैंड पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कुचालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कुचालक बैंड। और जो कक्षक या तो अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है, अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है, जो कक्षक या तो अपूर्ण है या कैसे हैं? अर्धपूर्ण है, क्या कहलाते हैं? चालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं वो तो कौन से हैं? कुचालक बैंड। और जो कक्षक अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है वो क्या कहलाते हैं? चालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं कुचालक बैंड है, तथा जो कक्षक या बैंड
अपूर्ण या अर्धपूर्ण वो क्या कहलाते हैं, चालक बैंड कहलाते हैं, ठीक है। और दो कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा, मान लो दो कक्षक है, दो पट्टिकाएं हैं, दो बैंड है, इन दो बैंड पट्टिकाओं या कक्षकों के बीच में जो भी ऊर्जा अंतराल है ये क्या कहलाएगा, वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा, वर्जित क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।